निजी शिक्षण संस्थाओं और कोचिंग केंद्रों की गुणवत्ता सुनिश्चित करते हुए, गुणवत्ता एक पैरामीटर होगा कि हाँ ये कोचिंग संचालक बन सकते हैं या ये कोचिंग चल सकती है, इसको इन आधार पर चलाया जा सकता है। जैसे कॉलेज के लिए, बीएड कॉलेज के लिए पैरामीटर होता है, नर्सिंग कॉलेज के लिए पैरामीटर होता है, मेडिकल कॉलेज के लिए पैरामीटर होता है, इसी प्रकार आने वाले समय में कोचिंग संस्थानों के लिए भी पैरामीटर्स होंगे। जय हिंद, वंदे मातरम, जय जगत। हम गांधी टीवी हैं और जो सब्सक्राइबर हमारे हैं वे हमारे व्यूवर्स नहीं हैं, वे हमारे वॉलंटियर हैं। हम जब गांधी टीवी शुरू कर रहे थे तब हमने कहा था कि हम समाचार माध्यम नहीं, राष्ट्र निर्माण का मिशन है और इस मिशन से अब हजारों युवा जुड़ चुके हैं, अब सैकड़ों अधिकारी जुड़ चुके हैं, अब सैकड़ों राजनीतिक दल के नेता जुड़ चुके हैं। वे लोग हैं जो ईमानदारी से एक सकारात्मक दृष्टिकोण से इस दुनिया को देखना चाहते हैं, दुनिया की व्यवस्था को देखना चाहते हैं और देश को विश्व गुरु बनाना चाहते हैं। और जब हम बात करते हैं देश को विश्व गुरु बनाने की, तो नज़र सिर्फ अच्छाई पर होती है, कौन अच्छा काम कर रहा है। अगर हम राजनीतिक दल हैं तो जो विपक्ष होगा वह विपक्ष की भूमिका निभाएगा और जो पक्ष होगा वो पक्ष की भूमिका निभाएगा। और जब हम राजनीतिक दृष्टिकोण से देखेंगे तो बीजेपी कुछ नहीं कर रही है, बीजेपी की दृष्टिकोण से देखेंगे तो कांग्रेस कुछ नहीं कर रही है। जी हाँ, और आम आदमी पार्टी की दृष्टिकोण से देखेंगे तो कोई भी दल इस देश में कुछ नहीं कर रहा है। लेकिन जब हम सकारात्मक दृष्टि से एक अच्छे नागरिक होने के नाते देखेंगे तो हम पाएंगे कि एक ज़माना था जब एक फ़ोन कॉल करने के लिए घंटों इंतज़ार करना पड़ता था, एसटीडी कॉल के लिए दुकानों पर जाना पड़ता था और टेलीग्राम पर हम जिंदा थे, खत हमारे चला करते थे। आज हर हाथ में मोबाइल है, आज हर घर में मोटरसाइकिल और कार है। आज एक मध्यम वर्ग का व्यक्ति चाहे तो अपने जीवन में एक दो बार हवाई यात्रा कर सकता है। ये सब सपने थे, लेकिन ये सब नहीं हुआ। ऐसा भ्रम पैदा किया जाता है जब हम राजनीतिक दृष्टिकोण से देखते हैं, और जब हम देशभक्ति की दृष्टिकोण से देखते हैं तो पाएंगे कि इस देश को बनाने में सभी दलों ने अपना अपना सहयोग किया है और सभी दल अभी कर रहे हैं। मेरे हाथ में ये है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जन घोषणा पत्र राजस्थान विधानसभा चुनाव 2018। क्यों है? क्योंकि हमने कहा, अभी कुछ दिन पहले आप हमारे साथ सफ़र कर रहे होंगे, स्टैंड बाई आरआरबी स्टैंड बाई छात्रों के साथ हम संघर्ष कर रहे थे और संघर्ष 4 कदम आगे बढ़ा है और अभी भी संघर्ष बाकी है, कर रहे हैं। ऐसे में उन हजारों युवाओं का समर्थन हमें मिला है राष्ट्र निर्माण करने के लिए। वे आज जुटे हैं हमारे साथ क्योंकि उन्होंने भी समझ लिया है कि यह साधारण चैनल नहीं, एक राष्ट्र निर्माण का मिशन है। और इस कारण देश के बड़े से बड़े अधिकारी के सामने जब हम बैठते हैं तो वह अधिकारी भी कृतज्ञता और रेस्पेक्ट से भर जाता है गांधी टीवी के प्रति। और गांधी टीवी जिन मुद्दों को उठाता है उसको वे मानते हैं, क्योंकि हम खबर के लिए खबर नहीं चलाते हैं, हम राष्ट्र निर्माण के लिए समस्याएं उठाते हैं, उनको आगे बढ़ाते हैं। आप भी जुड़िए। अगर गांधी टीवी का ये काम आपको पसंद आ रहा हो तो आप जुड़िएगा। जितने भी कोचिंग संचालक साथी हैं उनके लिए एक महत्वपूर्ण घोषणा पत्र है आज। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशनल रेगुलेशन एंड फैसिलिटेशन बोर्ड। इसमें कोचिंग शब्द भी ऐड कर दिया गया है। और अब कोचिंग शब्द को ऐड करने के बाद क्या क्या शामिल किया गया है, ये सारा प्रारूप है हमारे पास, जो बजट में भाषण में, बजटीय भाषण 2000, ये देखिए आप, ये आपको दिखा देते हैं। 22-23 का बजटीय भाषण, सामान्य वाद विवाद पर श्री अशोक गहलोत मुख्यमंत्री की घोषणाएं हैं, जिसे लागू कर दिया गया है और आने वाले बजट सेशन में इसे पास कर दिया जाएगा। ये मेज पर है। तो ये जो रेगुलेशन बोर्ड है ये आया क्यों है? पहली बात तो जो घोषणा पत्र था 2018 का, उस घोषणा पत्र में यह लिखा हुआ था कि शिक्षा के अधिकार की अन्वीक्षण, मॉनिटरिंग ऑफ राइट ऑफ एजुकेशन, इसके लिए भी काम किया जाएगा। साथ ही कहा गया था संभाग स्तर पर एजुकेशन हब विकसित करने के लिए विशेष प्रोत्साहन नीति का निर्धारण कर जिला स्तर पर
डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन जोन डेज विकसित किया जाएगा। डेज के साथ कोचिंग समस्याओं की जब हमने बात उठाई और जब मैं आप लोगों के बीच में एक छोटे से पदाधिकारी के रूप में था, तो मैंने मेरे अनुभव का इस्तेमाल किया। जो अनुभव आधार की प्लानिंग करते वक्त माननीय ए.के. एंटनी साथ के साथ मैंने शेयर किया था, आधार का नामकरण करते वक्त भी वो अनुभव मेरे साथ रहा। उसी अनुभव को लेते हुए ये सोचा गया कि हर प्रदेश में, हर बड़े शहर में एजुकेशन के लिए अलग से व्यवस्था होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? गली गली में छोटे छोटे स्कूल, बिना मैदान, कोई खेल मैदान नहीं, बच्चों का सर्वांगीण विकास होता ही नहीं है। और भीड़ भाड़, इनसे अलग हटकर हम भी विश्व में विश्व स्तरीय एजुकेशन दे पाए। कोई बाहर से, हमारे यहाँ नालंदा विश्वविद्यालय हुआ करता था, अलग था। तक्षशिला विश्वविद्यालय आप देखेंगे अलग था, शहर के अंदर नहीं था, अलग से एक परिकल्पना रची गई थी। तब हम विश्वगुरु हुआ करते थे। तो अलग चलने वाला विश्वगुरु बनेगा। तो हमारी वो पुरानी नीति को वापस लाते हुए हर बड़े शहर में अलग से डेज, ये डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन जोन लाने की कवायद रखी गई। उसमें हमने कोचिंगों को भी ऐड करवाया और कोचिंग हब जयपुर में इसी तर्ज पर आया। और यही कारण है कि हम बार बार कह रहे हैं कि हर बड़े शहर में, और सरकार भी कह रही है कि हर बड़े शहर में कोचिंग हब आएगा। मैं जल्दी में आपकी आवश्यक कुछ चीजों को पढ़ देता हूं, बाकी आप लोग सब कोचिंग संचालक हैं, आप लोगों के पास भी ये चीजें होंगी। अब ये जो रेगुलेशन बोर्ड है, फैसिलिटेशन एंड रेगुलेटरी बोर्ड जो है वो आ चुका है। तो आया क्यों है वो भी हम बता देते हैं। 17वां पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है। निजी शिक्षण संस्थाओं और कोचिंग केंद्रों की गुणवत्ता सुनिश्चित करते हुए बेतहाशा शुल्क वृद्धि, आवश्यक वस्तुओं मसलन कॉपी, किताब, यूनिफॉर्म सहित अन्य तरह के शुल्कों के नाम पर अनावश्यक दबाव को रोकने के लिए नियामक प्राधिकरण, रेगुलेटरी बोर्ड। रेगुलेटरी बोर्ड किसके लिए? मैं आपको फिर दोबारा बता दूं। निजी शिक्षण संस्थाओं और कोचिंग केंद्रों की गुणवत्ता सुनिश्चित करते हुए, गुणवत्ता एक पैरामीटर होगा कि हाँ ये कोचिंग संचालक बन सकते हैं या ये कोचिंग चल सकती है, इसको इन आधार पर चलाया जा सकता है। जैसे कॉलेज के लिए, बीएड कॉलेज के लिए पैरामीटर होता है, नर्सिंग कॉलेज के लिए पैरामीटर होता है, मेडिकल कॉलेज के लिए पैरामीटर होता है। इसी प्रकार आने वाले समय में कोचिंग संस्थानों के लिए भी पैरामीटर्स होंगे। उन पैरामीटर्स को पूरा करने वाली कोचिंग संस्थानों का ही इस रेगुलेटरी बोर्ड के द्वारा रजिस्ट्रेशन स्वीकार किया जाएगा और उनका उल्लंघन करने वालों को सख्त से सख्त कार्रवाई करते हुए आर्थिक दंड दिया जाएगा। आर्थिक दंड के बाद भी अगर नहीं सुधरे तो उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया जाएगा। बहुत से लोग मुझे गाली देते हैं कि यार ये कोचिंग संस्थानों को बचाने आया था और अब कोचिंग संस्थानों पर शिकंजा कसा जा रहा है। हम जहां हैं वहां अच्छा करना चाहिए। जो लोग मेरे साथ जुड़े थे, जितने भी कोचिंग संचालक थे, सब नियम का पालन करने वाले लोग थे, पूरा नियम का पालन करने वाले लोग, और सब ने मेरी मदद की। सिर्फ राजनीति की वजह से नाम को उछाला गया और कहा गया कि ये तो कांग्रेस का व्यक्ति है और कांग्रेस, ऐसा नहीं है। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है तो कांग्रेस का बनकर ही तो काम करेंगे। हम गांधीवादी विचारधारा के व्यक्ति हैं। अभी रेलवे के छात्रों के लिए हमारी जंग चल रही है तो हम लड़ नहीं रहे हैं मोदी सरकार से, मोदी जी से, अश्विनी वैष्णव जी से जो रेल मंत्री हैं। हम उनकी तारीफ करते हुए, उन्होंने जो किया है उसको बताते हुए और अधिक थोड़ा सा अच्छा वे कर लें, इसके लिए उन्हें प्रेरित कर रहे हैं और वो प्रेरित हो भी गए हैं। तो यहाँ भी हम यही करते हैं। कांग्रेस पार्टी ने जो अच्छा किया है उसको धन्यवाद देते हुए कुछ और अच्छा करने के लिए उस घोषणा पत्र में जो लिखा हुआ था उसको ये था, प्राइवेट सेक्टर के विद्यालय, महाविद्यालय या विश्वविद्यालय में कार्यरत शिक्षक एवं कर्मचारियों के हितों की रक्षा एवं कल्याण हेतु नीति निर्धारण किया जाएगा। ये भी हमने देखा कोचिंग संस्थानों में जो कर्मचारी होते हैं, जो शिक्षक होते हैं, कोई छुट्टी नहीं, लगातार चलता रहता है, कोई छुट्टी नहीं, मशीन बना। हम इंसान हैं, हम मशीन बनने के लिए जिंदा नहीं हुए। एक दिन तो छुट्टी का प्रावधान हमेशा रहता है और ये कोचिंग संस्थानों में तोड़ा जाता है।
और लगातार कंपटीशन की भावना के कारण, क्योंकि पड़ोसी ने खोल रखा है तो अड़ोसी भी खोलेगा, वरना अड़ोसी की दुकान बंद हो जाएगी। और ये जब रेगुलेटरी बोर्ड आएगा और एक दिन जब तय किया जाएगा 7 दिन में, तो उस दिन छुट्टी होगी, तो आप लोग आपस में मिल सकते हैं। अब कोचिंग महासंघ भी आप लोगों के पास है, इसको आगे बढ़ाएं, एक दूसरे से मिलकर, एक दूसरे से बात करते हुए हम आगे बढ़ें। पाबंदियां सब पर लागू होगी, एक पर नहीं। ऐसा नहीं है कि कंपटीशन में एक आगे निकल जाएगा बाकी रह जाएंगे। और जब सब पर पाबंदियां लागू होंगी तो सब नॉर्मल है, सबके साथ एक जैसे नियम है, लेकिन हमारी व्यवस्थाएं सुधर जाएंगी, हमारा देश सुधरेगा, हमारा प्रदेश सुधरेगा। और कोचिंग हब जो आया है, अभी कुछ लोग कह रहे हैं कि उसकी रेटें अधिक है, तो मैंने कहा अगर अधिक है तो अपन बैठ के बात करते हैं, लेकिन वो मेरे साथ बैठना नहीं चाहते, शायद मैं अछूत हूँ किसी मामले में। कोई बात नहीं, हमें जो करना था, कुछ लोग मेरा इस्तेमाल कर रहे थे और मैं वक्त का इस्तेमाल कर रहा था, और कोचिंग हब आ गया, रियायती दर पर ही आया है। अब अन्य लोगों को भी शामिल किया जा रहा है, सबके लिए ओपन भी किया जा रहा है। वो भी अभी मेरी अधिकारियों से मुलाकात नहीं हो पाई है, जैसे ही होगा मैं उसके लिए भी सारा काम होगा। ये उसमें जो बजट वाला जो क्षेत्र है, ये जो वाद विवाद वाला, ये पेज वाद विवाद वाला है। अशोक गहलोत साहब की घोषणाएं हैं। इस घोषणा में इन्होंने जो किया है वो है, प्रदेश के निजी शिक्षण संस्थाओं कोचिंग केंद्रों की गुणवत्ता सुनिश्चित करते हुए उनकी संस्था समस्याओं को भी समुचित समाधान करने की दृष्टि से प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन रेगुलेशन एंड फैसिलिटेशन बोर्ड, यानी अगर अच्छा करने वाले कोचिंग संस्थान है तो उनकी मदद भी की जाएगी, उनको आगे भी बढ़ाया जाएगा। और हमें क्या करना है, अगर आप लोग इस दिशा में कुछ सुझाव अभी भी ऐड करना चाहते हैं तो समय है, अभी ये सरकार है, ये सरकार बदलाव कर सकती है, बहुत सारी चीजें इसमें नई भी ऐड की जा सकती हैं। बहरहाल कोचिंग हब के बाद यह एक आयोग भी आ गया है, युवा बेरोजगारों के लिए बहुत अच्छा है। हमने देखा है युवा बेरोजगारों को भटकते हुए, ये सच, गांधी जी भी सच को सच की तरह पेश करता है। और सच ये है कि कई कोचिंग संस्थानों में टीचर्स बड़े पैसे देकर लिए जाते हैं और उनका महिमा मंडन किया जाता है, उन पर करोड़ों रुपए खर्च कर दिए जाते हैं, विज्ञापन उनके दिए जाते हैं और उनको उनके नाम पर छात्रों को बुलाया जाता है। लेकिन कंपटीशन के चलते दूसरा कोचिंग संचालक उससे भी अधिक पैसा देकर, प्रलोभन देकर या और अन्य किसी प्रलोभन से उस शिक्षक को तोड़ कर ले जाता है, बच्चे का फीस वहां फंस जाता है। अब वो फीस तो कोचिंग संचालक के पास चला गया, वो शिक्षक दूसरे कोचिंग में चला गया। ऐसे में फिर ये दबाव होता है, वो बच्चे फिर वहां लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर देते हैं कि साहब हमने तो इस फलां टीचर को देखकर आपको फीस दी थी, आप हमें फीस वापस दो। और फिर राजनीतिकरण होता है, फिर उस कोचिंग संचालक को वो पैसा वापस देना पड़ता है। यानी हर प्रकार से मार कोचिंग संचालक पर पड़ती है। तो फिर क्यों नहीं है ये रेगुलेटरी बोर्ड आना चाहिए? ऐसी व्यवस्थाएं रुकेंगी, छात्रों के साथ भी गद्दारी नहीं होगी, कोचिंग संचालकों के साथ भी गद्दारी नहीं होगी, लेकिन ये एक माहौल बनाया जाता है कुछ गलत लोगों द्वारा, अरे ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। कुछ नहीं होगा, बल्कि और अच्छा हो जाएगा, डर खत्म हो जाएगा। जो शिक्षक या जो अच्छा टीचर होगा, जो समझौते करके आएगा, उसे उस समझौते को निभाना होगा। हाँ, एक डर जरूर है, अगर कोई शिक्षक सरकारी में है तो उसे या तो वॉलंटरी रिटायरमेंट लेना पड़ेगा या लंबी छुट्टी लेनी पड़ेगी, कारण बताते हुए कि साहब मैं 5 साल कोचिंग में पढ़ाना चाहता हूँ इस साल। तो उस समय का जो लुका छिपी का सिस्टम है वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो कोचिंग में पढ़ा रहा होता है, रजिस्टर में वो स्कूल में पढ़ा रहा होता है। ये देश के प्रति भी अन्याय है और अपने पेशे के प्रति भी अन्याय है। और जब गुरु ही ऐसा करने लगे तो फिर शिक्षक क्या, छात्र क्या सीखेंगे? हम सच को सच की तरह कहते हैं, बहुत से लोग नफरत करते हैं इस वजह से। कल एक
दिल्ली में एक बड़े मिनिस्टर के यहाँ एक पंडित मिले हाथ देखने वाले, तो उन्होंने हाथ देखकर कहा, गणेश जी आप बड़े भोले हैं, आप सच बोलते थे और इस कारण लोग अधिकतर कई बार आपसे नफरत करते हैं। मैंने कहा हाँ सही है, लेकिन मैं अपने आप से प्यार करता हूँ। अगर मैं झूठ बोलने लगूंगा तो मुझे अपने आप से नफरत होने लगेगी। इसलिए मैं सच को सच की तरह कहता हूँ और इसीलिए गांधी टीवी लेकर आए हैं। मैं जल्दी से बाकी की बात पर आता हूँ। ये जो कल्याण बोर्ड है, ये रेगुलेटरी बोर्ड है, इसमें क्या होगा, किस तरीके से इसमें काम होगा, इसमें ढांचा प्रशासनिक ढांचा बताया गया है। इसमें इस रेगुलेटरी बोर्ड के अध्यक्ष, यानी इसमें जो आया है, इसमें कोचिंग शब्द अभी जिक्र नहीं किया गया है, लेकिन अब जो समाचार है बजट में इसको शामिल कर लिया गया है, ऐसे समाचार है। हो सकता है नहीं हुआ हो, लेकिन बाद में हो जाएगा, नहीं हुआ तो, लेकिन होना है। ये है राज्य शैक्षिक कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष राज्य सरकार द्वारा नियुक्त गैर सरकारी शिक्षाविद होंगे। अब गैर सरकारी शिक्षाविद होंगे तो स्कूल के, कॉलेज के होंगे या फिर बड़े कोचिंग संस्थान के शिक्षाविद होंगे। गैर सरकारी होंगे, सरकारी नहीं होंगे। अध्यक्ष की सिफारिश पर राज्य सरकार शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों में दक्षता, विशेषज्ञता, अनुभव रखने वाले 5 गैर सरकारी सदस्य मनोनीत करेंगे। यानी 5 और 1 6 लोगों का ये एक संगठन होगा, रेगुलेटरी बोर्ड होगा। और प्रमुख शासन सचिव स्कूल शिक्षा, निदेशक माध्यमिक प्रारंभिक शिक्षा, सचिव माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, रीजनल ऑफिसर CBSE अजमेर संभाग, सचिव SESIERT, सचिव बाल संरक्षण आयोग, परियोजना निदेशक रमसा, इसके पदेन सदस्य होंगे। यहाँ स्कूल को ज्यादा शामिल किया गया है, तो स्कूल से संबंधित जो विभाग है उसमें उन लोगों को लिया गया है। गैर सरकारी शिक्षण संस्थाओं से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संबंधित सभी विभागों तथा वित्त, श्रम, ESI, EPF आदि विभागों के निदेशक स्तर के अधिकारियों को आवश्यकता पड़ने पर बुलाया जा सकेगा। यानी उच्च शिक्षा से संबंधित लोगों को भी ये बाद में बुलाकर ऐड करेंगे। कोचिंगों का जैसे ही समावेश होता है तो वैसे ही कोचिंग क्षेत्र से भी कुछ लोग इसमें शामिल होंगे। सदस्य सचिव एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में भारतीय प्रशासनिक सेवा के एक वरिष्ठ अधिकारी जो कि निदेशक स्तर के हों को नियुक्त किया जाएगा। एक सीनियर IAS को इसमें नियुक्ति दी जा रही है अच्छी तरह चलाने के लिए। इसके अलावा बोर्ड का मुख्यालय जयपुर शिक्षा संकुल होगा। बोर्ड के अध्यक्ष, सदस्य आदि का कार्यकाल 5 वर्ष होगा। बोर्ड के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं गैर सरकारी सदस्यों की योग्यता, वेतन भत्ते, बोर्ड के लिए वांछित स्टाफ एवं अन्य सुविधाओं के संबंध में राज्य सरकार यथा समय नियम निर्देश जारी करेगी। ये सारी इसमें चीजें हैं। और अभी जो सूचनाएं हैं कोचिंग के लिए भी इसमें प्रमुखता से स्थान दे दिया गया है और अब कोचिंग संस्थान भी इसके अधीन आ गए हैं। तो आप सबको बधाई हो। हमारे देश में राजस्थान प्रदेश ऐसा पहला प्रदेश बनने जा रहा है जो हर जिले में अलग से एजुकेशन हब लेकर आ रहा है, जहां कोचिंग हब भी डेवलप होगा। और हमारा प्रदेश एक ऐसा पहला प्रदेश बनने जा रहा है जहां समग्रता के साथ शिक्षा पर फोकस करते हुए युवाओं के लिए बजट आ रहा है। इसके अलावा भी मुख्यमंत्री ने सभी लोगों से बोला हुआ है कि अगर आपको बजट में कोई विशेष सुझाव देने हैं तो दे सकते हैं। आप सीधे मुख्यमंत्री आवास या मुख्यमंत्री कार्यालय में अपने कोचिंग संस्थान के लेटर हेड पर कम से कम भाषा में लिखकर आप सीधा उनको दे सकते हैं। सीएम पोर्टल पर भी आप दे सकते हैं। आप और हम सरकार हैं, ये प्रजातंत्र है, यहाँ प्रजा राजा है। और जब प्रजातंत्र के आप राजा हैं तो राजा होने का लाभ उठाएं, नियम बनाएं, किस तरीके से इस देश को चलना है, इस प्रदेश को चलना है, किस तरीके से हमारी व्यवस्थाओं को चलना है, व्यवस्थित करें। और पुनः मैं आप सब कोचिंग
संचालकों और गुरुजनों का वंदन करता हूँ। आपने जाने अनजाने में मुझे बहुत कुछ सिखाया है और उसके बाद आज मेरी यात्रा धीरे धीरे राष्ट्र निर्माण की ओर बढ़ रही है। कोई लाग लपेट नहीं, कोई लालच नहीं। मैंने पहले भी कहा था कि आप सब संगठित होकर एक पूरा का पूरा एक महासंघ बनाए, लेकिन उसमें भी राजनीति आ गई। सब लोग नेतागिरी करना चाहते हैं, कोई समग्र रूप से काम करने की, क्योंकि स्वार्थ है। मैं दिल्ली गया, बीजेपी के लोगों से भी मिला, कांग्रेस के लोगों से भी, मैं बड़ी नज़दीकी से मेरी मुलाकात, मैं उनके स्वभाव को जांच रहा हूँ। आजकल पढ़ रहा हूँ कि नेताओं का स्वभाव कैसे बदल गया है इन 20-25 वर्षों में। भारतीयों का स्वभाव कैसे बदल गया है। वह भारतीय जो मारीचकी का वंशज है, जिसने युद्ध के लिए अपने जीते जी अपनी अस्थियां दे दी थी, वह कैसे अपने ही देश को नोच नोच कर खा रहा है अपने स्वार्थ के लिए। बड़ा सोचकर मुझे लगता है कि इस भीड़ में मेरे जैसे लोग और आपके जैसे लोग बहुत कम बचे हैं। तो आप और हम मिलकर बहुत कुछ कर सकते हैं। और स्वामी विवेकानंद ने कहा था, उठें, आगे बढ़ें, तब तक न रुकें जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो। ये भी लक्ष्य है। आने वाले समय में सभी कोचिंगों में कम से कम एक दिन की छुट्टी होगी। हमारे शिक्षकों को, कर्मचारियों को एक दिन घर पर अपनों के साथ बिताने का मौका मिलेगा, रेस्ट करने का मौका मिलेगा, जरूरी काम करने का मौका मिलेगा। बच्चे जिस टीचर के नाम से फीस जमा करेंगे, वह टीचर अंत तक उस कोर्स को पूरा करेगा। कोचिंग संचालक जिस टीचर के नाम से अपनी व्यवस्थाओं को आगे बढ़ाएगा, वह टीचर उस कोचिंग संचालक को धोखा नहीं देगा। और शिक्षक के साथ भी कोचिंग संचालक धोखा नहीं देगा। तो हम अच्छाई के लिए बंधने जा रहे हैं, बुराई के लिए नहीं बांधा जाएगा। कमाई और भी अधिक बढ़ेगी। जब प्रदेश में ये चीज़ें होंगी तो प्रदेश के बाहर के छात्र यहाँ आएंगे। अगर राजस्थान में तो नियम है, वहाँ तो अच्छा काम है, वहाँ बच्चों की सुरक्षा है, वहाँ बच्चों की आर्थिक सुरक्षा है, शैक्षणिक सुरक्षा है। तो सामाजिक सुरक्षा और राजनीतिक सुरक्षा, तमाम प्रकार की सुरक्षा के लिए गांधी टीवी काम कर रहा है। गांधी टीवी आपका, आपके लिए, आपके द्वारा राष्ट्र निर्माण का मिशन है। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और फॉरवर्ड करें और चैनल से जुड़ें और राष्ट्र निर्माण के पथ पर चलें। मैं अनीश कुमार, गांधी टीवी